क्या इंसानी बर्ताव सिर्फ हमारे अंदर छिपी हुई इच्छाओं का नतीजा है या फिर ये पूरी तरह से बाहर से मिलने वाले इनाम और सजा पर टिका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम मनोविज्ञान की इस सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी शोध पर बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने 20वीं सदी के मनोविज्ञान की पूरी बुनियाद ही हिला दी थी। क्या कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा उबाऊ प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर से गुजरना जरूरी है? मतलब क्या बार बार गलतियां करके ही सीखा जा सकता है, या फिर क्या ऐसा मुमकिन है कि बिना कोई गलती किए, बिना ठोकर खाए ही नई चीजें सीख ली जाएं? मनोविज्ञान में बदलाव, चरम विचारधाराओं को जोड़ना। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक बेहद ही प्रखर कनाडाई अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा के इस विशाल योगदान को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले 1900 की शुरुआत के मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में लौटना होगा। उस दौर में मनोविज्ञान मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग और चरम विचारधाराओं में बटा हुआ था। उस समय का नज़ारा कुछ ऐसा था। एक तरफ सिगमंड फ्रॉयड का साइकोडायनामिक सिद्धांत था, जो पूरी तरह से अचेतन मन और बचपन के गहरे अनुभवों पर केंद्रित था, और दूसरी तरफ था सख्त व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। इनका सीधा सा मानना था कि इंसान तो बस इनाम और सजा पर प्रतिक्रिया देने वाले असहाय जीव हैं। इन दोनों ध्रुवों के बीच दूर दूर तक कोई मध्य मार्ग नजर नहीं आता था। और ठीक यहीं पर एल्बर्ट बंडूरा के दृष्टिकोण ने एक शानदार और बहुत ही जरूरी पुल का निर्माण किया। बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में एक नया सामाजिक संज्ञानात्मक आयाम यानी सोशियो कॉग्निटिव डायमेंशन पेश किया। उन्होंने ये क्रांतिकारी विचार सामने रखा कि इंसान सिर्फ इनाम के लालच या सजा के डर की कठपुतली नहीं है, बल्कि हम सोचने समझने वाले जीव हैं जो खुद को निर्देशित कर सकते हैं। हमारे भीतर एक गहरी संज्ञानात्मक समझ होती है। बोबोडॉल प्रयोग 1961 का स्टैनफोर्ड रहस्य। यही पृष्ठभूमि हमें इतिहास के एक बेहद आकर्षक और सच कहें तो थोड़े परेशान कर देने वाले प्रयोग की ओर ले जाती है। 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया ये परीक्षण दुनिया को सीखने का एक बिल्कुल नया, अचंभित करने वाला नजरिया देने वाला था। बंडूरा दरअसल ये जांचना चाहते थे कि क्या बच्चे केवल बड़े लोगों को देखकर ही जटिल और आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं, वो भी तब जब बच्चों को सीधे तौर पर कोई इनाम न मिल रहा हो। इस प्रयोग के लिए 3 से 6 साल की उम्र के 72 बच्चों को चुना गया। बच्चों को बस एक कमरे में बैठाया गया, जहां वे वयस्कों को एक 5 फुट लंबी हवा से भरी बोबो डॉल, जी हाँ वही डॉल जो मुक्का मारने पर वापस खड़ी हो जाती है, और कुछ खिलौनों के साथ व्यवहार करते हुए देख रहे थे। ये पूरा प्रयोग किसी फिल्म की तरह 3 चरणों में आगे बढ़ा। सबसे पहले अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन चरण में बच्चों ने देखा कि वयस्क या तो शांति से खिलौनों के साथ खेल रहे थे या फिर उस बोबो डॉल पर हथौड़े से वार कर रहे थे और उसे हवा में उछाल रहे थे। इसके बाद आया निराशा का चरण। यहाँ जानबूझकर बच्चों को अच्छे खिलौनों से दूर कर दिया गया ताकि वे थोड़ी कुंठा या फ्रस्ट्रेशन महसूस करें। और अंत में था एक गुप्त परीक्षण चरण। यहाँ बच्चों को उसी बोबो डॉल वाले कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। और इसके परिणाम वो बिल्कुल स्पष्ट थे और सच में चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों ने वयस्कों को आक्रामक होते देखा था, उन्होंने उन सटीक आक्रामक कार्यों जैसे हथौड़े से मारना की हूबहू नकल की। लड़कों में तो ये आक्रामकता समग्र रूप से और भी ज्यादा देखी गई। इन आंकड़ों ने एक झटके में साबित कर दिया कि केवल दूसरों का अवलोकन करना यानी उन्हें देखना ही सीखने की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकत है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत की व्याख्या, बोबो डॉल के पार। इस अभूतपूर्व डेटा के सामने आने के बाद ये एकदम साफ हो गया कि इसे एक औपचारिक सिद्धांत का रूप दिया जाना चाहिए, और यहीं से महज एक दिलचस्प प्रयोग से आगे बढ़कर एक विस्तृत सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी का वास्तविक जन्म हुआ। बंडूरा ने ये बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि किसी मॉडल को देखकर सीखना कोई बिना सोचे समझे की जाने वाली नकल नहीं है। इसके 4 बहुत ही जटिल हिस्से हैं। सबसे पहले ध्यान या अटेंशन होना जरूरी है। बिना देखे तो कुछ सीखा नहीं जा सकता ना। फिर उस देखी गई जानकारी का स्मृति में प्रतिधारण यानी रिटेंशन होना चाहिए। इसके बाद आती है उत्पादन या प्रोडक्शन की बारी, मतलब शारीरिक रूप से उस कार्य को दोहराने की क्षमता। और सबसे अंत में उस कार्य को वास्तव में करने की प्रेरणा यानी मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है।
किसी भी देखे गए व्यवहार को शारीरिक रूप से करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अदृश्य प्रक्रिया होती है। दिमाग के भीतर एक जटिल आंतरिक संज्ञानात्मक संगठन और प्रतीकात्मक कोडिंग चलती रहती है। मतलब हमारा मस्तिष्क देखी गई जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे प्रतीकों में बदलता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसे सुरक्षित रख लेता है। ये बिल्कुल एक विशाल पजल के टुकड़े जोड़ने जैसा है। इसके बाद बंडूरा ने पारस्परिक नियतत्ववाद, जिसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, कि इस अविश्वसनीय अवधारणा के साथ अपने सिद्धांत का विस्तार किया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि पर्यावरण किसी व्यक्ति के व्यवहार को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन साथ ही इंसानी काम भी उस पर्यावरण को सक्रिय रूप से आकार देते हैं। मान लीजिए एक छात्र का सकारात्मक व्यवहार पूरी कक्षा के माहौल को बदल देता है और फिर वो बदला हुआ शांत माहौल वापस उस छात्र को और बेहतर सीखने के लिए प्रेरित करता है ना कमाल का चक्र। इसी के साथ ये सिद्धांत आत्म प्रभावकारिता या सेल्फ एफिकेसी का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार भी पेश करता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी काम को सफलतापूर्वक करने की अपनी खुद की क्षमता में व्यक्ति का आत्मविश्वास। भीतर का ये संज्ञानात्मक विश्वास इस बात में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि कोई व्यक्ति किसी नए काम को करने का प्रयास करेगा भी या नहीं। अगर ये विश्वास है कि हाँ, ये किया जा सकता है, तो सीखने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कक्षा में अनुप्रयोग, लैब से जीवन तक। खैर, अब समय आ गया है कि 1960 के दशक की इस लैब थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिद्धांत आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली और हमारी कक्षाओं की जीवंत वास्तविकता में इतनी गहराई से लागू होता है। इंडोनेशिया में 5वीं कक्षा के स्कूल का एक हालिया अध्ययन जमीनी वास्तविकता को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखता है। वहाँ एक अभिभावक का कहना है, मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए उत्साहित रहता है क्योंकि शिक्षक अच्छे हैं, उन्हें कहानियां सुनाना पसंद है और वे रचनात्मक हैं। ये बात सीधे तौर पर बंडूरा के सिद्धांत को जीवंत करती है। एक शिक्षक का रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार एक ऐसा आदर्श मॉडल बन जाता है जो छात्रों के उत्साह को खुद ब खुद आकार देने लगता है। तो बात यह है कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं बांटते, वे शक्तिशाली मॉडल के रूप में बच्चों के समग्र विकास को भी बढ़ावा देते हैं। जब शिक्षक खुद को शांत, परिपक्व और भावनात्मक रूप से सहायक रोल मॉडल के रूप में पेश करते हैं, तो छात्र अनजाने में ही इन गुणों को अपना लेते हैं। बच्चे बस अपने मॉडल को देखकर सही व्यवहार सीख लेते हैं, जिससे उस उबाऊ, प्रयास और त्रुटि की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाती है। बंडूरा का स्थायी शैक्षिक प्रभाव, आधुनिक मनोविज्ञान को आकार देना। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए शैक्षिक क्षेत्र में बंडूरा के प्रभाव के विशाल स्तर को स्वीकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका काम सिर्फ एक बंद कमरे के किसी प्रयोग तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद के बीच की गहरी खाई को तो पाटा ही, बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि मीडिया और टेलीविजन की हिंसा दर्शकों, विशेषकर बच्चों के व्यवहार को कैसे गहराई से प्रभावित करती है। बंडूरा के इस वैचारिक बदलाव ने इस बात को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया कि आधुनिक शिक्षण वैज्ञानिक कक्षाओं में छात्रों की प्रेरणा और उनके आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन को कैसे देखते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो इस पूरी चर्चा और ज्ञान के बाद अब अपने स्वयं के जीवन और आसपास के वातावरण को जरा गहराई से देखने का समय है। ये एक सोचने वाली बात है। हमारे आसपास ऐसे कौन से अदृश्य मॉडल मौजूद हैं जो लगातार और चुपचाप हमारे और आने वाली पीढ़ियों के व्यवहार को आकार दे रहे हैं? जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आखिर कौन किसे सिखा रहा है?